हेलो बच्चों, आज जो है बस हाइड्रोजन का लास्ट टॉपिक रह गया था। इसमें पढ़ाना है आपको H2O2 के बारे में, नहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। बस आओ देखते हैं इसका पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कैसे इसको बनाया जाता है। तो पढ़ते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। H2O2 बच्चों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पढ़ लिया जाए, मेथड कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपरेशंस में पहला पॉइंट्स एसिडिफाइड बेरियम ऑक्साइड लेते हैं। तो लिख लो फ्रॉम, पहला पॉइंट फ्रॉम एसिडिफाइड बेरियम ऑक्साइड्स। तो अगर बेरियम ऑक्साइड लेते हैं तो एसिडिफाइड में होंगे इंटू 8H2। किससे बनाते हैं? तो ये रहा बेरियम ऑक्साइड्स, और इन साथ में एसिडिफाइड मतलब H2SO4। इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये बेरियम के सल्फेट बन जाएगा और इससे बन जाएगा H2O2 और साथ में बन जाएगा 8 वाटर्स। तो बच्चों पहला मेथड हो गया, ये बनेगा तो ये बेरियम सल्फेट PPT बन जाएगा, तो इसे सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। और H2O2 जो है इक्वस या फिर लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो इसे कह सकते हैं इक्वस के फॉर्म में। पहला मेथड ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में जो है आप कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट 30% H2SO4। अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दें 30%, तब इससे बना सकते हैं। तो बच्चे बनाते हैं। सबसे पहले आप H2SO4 ले लीजिए और H2SO4 के जो है 2 मोल ले लीजिए। तो इसको जब दिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है बच्चों कि एक एनोड और एक कैथोड होगा। सबको पता है कि अगर एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। इसमें H2SO4 डालेंगे और H2SO4 जब डालेंगे तो इसको अगर जो है किसी से कनेक्ट कर दीजिए, तो फिर जब ये लिसिस होगी, करंट सप्लाई होगी, इसमें लिसिस होगी तो ये टूटेगा। तो अगर टूटेगा तो सबसे पहले क्या बनेगी? पहले ये अपने आयन में टूट जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ये अपने आयन में टूट जाएगा। तो क्या टूटेगा? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव्स। अगर ये 2 मोल लिए हैं तो ये 2 ले लीजिए, ये बन जाएगा। अब ये आयन में बन गया तो ये इक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। अब सबसे पहले एक एनोड और एक कैथोड होगा, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दे तो ये ले लेगा, और ये पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव वाला नेगेटिव यानी कैथोड पे जाता है। तो रिएक्शंस होगी, तो पहला रिएक्शन होगा एट कैथोड्स। तो कैथोड पे पहला रिएक्शंस होगा। क्या होगा? अगर ये आपके पास 2H है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर अगर HSO4 निकालेगा तो ये ले ले, तो ये इससे बन जाएगा H2, तो H2 गैस निकल जाएगी। और एनोड पे होगा ये रिएक्शन, से एनोड पे स्टार्ट हो जाएगी, तो कहेंगे एट एनोड्स। तो जब एनोड पे होगा तो एनोड की रिएक्शंस होगी। HSO4 है 2 मोल, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं तो ये चेंज हो जाएगी। तो किस में चेंज हो जाएगी? ये बन जाएगा H2O8। देखो 2 से मल्टीप्लाई तो 2S, 2 से इसको 2S, और 2 से 4 इससे मल्टीप्लाई तो जाएगा 8, तो बन जाएगा H2H2O8। अगर इसको NCERT में देखोगे थोड़ा अजीब से लिखा रहेगा, लेकिन वो होता है H2H2O8। इसी को हम बोलते हैं मार्शल एसिड्स। इसका नाम होता है मार्शल्स एसिड्स, और इसी का नाम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स। तो इसे मार्शल एसिड कहिए या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो H2H2 का नाम होता है H2SO8 का नाम होता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ये बन गया होगा। अब होता क्या है बच्चों, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शंस होता है, उस रिएक्शंस को हम जो है उसको हम फर्दर फिर करा सकते हैं। जैसे ये आपका है H2H2O8, अगर इनमें अगर आप वाटर मिला दीजिए तो इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा
इसमें दो एसिड बन जाएंगे, एक बन जाएगा H2SO5, एक का नाम हो जाएगा H2SO5 और इसी में बन जाएगा H2SO4। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना इस रिएक्शन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि H2SO4 फिर बन जाता है, यानी इसको दोबारा फिर यूज कर सकते हैं, रीयूज। तो इस रिएक्शन से एक फ़ायदा है कि H2SO4 को दोबारा यूज कर लेते हैं। इसको आप जो है H2SO5 का नाम होता है कैरोज एसिड्स, इसका नाम होता है कैरोज एसिड्स, ठीक है, या इसका नाम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड्स, इसे बोलते हैं कैरोज एसिड। यही कैरोज एसिड के लास्ट स्टेप में क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। अब देखो H2SO4 फिर बन गया, फिर H2SO उसके इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, तो यही दोबारा रीयूज हुआ करेगी, दोबारा बच्चों फिर यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर H2SO4 को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है, ऊपर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं कि लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दो। तो इसका लास्ट स्टेप कैरोज एसिड लीजिए, यानी H2SO5 ले लीजिए, H2SO5 को हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यानी ये लास्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। जब ये आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ से ये ऑक्सीजन मिल जाए इसको, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा H2SO4 और साथ में बन जाता है H2O2, ये रहा। तो यहाँ भी लास्ट स्टेप में H2SO4 बनता है और ये लास्ट स्टेप वाले H2SO4 को आप यूज कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शंस को दोबारा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्शल एसिड को जो है पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। जब आप कैरोज एसिड को फर्दर फिर रिएक्शंस कराते हैं तो H2SO, ये तो आपका बन गया H2O2 और इसको दोबारा रीयूज कर लीजिए। एक मेथड ये होता है। अब अगला मेथड आता है, देखते हैं, मिटा देते हैं, और इसको जो बोलते हैं, ये थर्ड वाला है ऑटो ऑक्सीडेशंस। ऑटो ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल की। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल की अगर ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एक तरह का इंडस्ट्रियल मेथड है, ये इंडस्ट बना सकते हैं। तो ऑटो ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं, तो आप पहले डायग्राम बना लीजिए बच्चों। टू इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो 2-इथाइल एंथ्रा जो होता है क्विनोल होती है, इसका ऑक्सीडेशंस हो जाती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ईयर, और फिर आपको जो है H2 या PD कैटालिस लेते हैं। तो एंथ्रा जो है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल्स, ये चेंज हो जाती है किस में, क्विनोल में। यहाँ O और O हो जाता है तो इसको चेंज कर दो। तो इसी डायग्राम को आप फर्दर चेंज कर सकते हो। तो जब इस डायग्राम को चेंज करोगे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा, बस इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, O, और ये बाकी रिएक्शंस वैसे ही रहेगा, ये रहेगा। इथाइल भी यहाँ रहेगी, तो आप इसे कहेंगे 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। क्विनोन यानी कीटोन वाले में ओन होता है, NONE, क्विनोन। तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन्स, और यहाँ से एक H और यहाँ से एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा H2O2। तो ये एक तरह का इंडस्ट्रियल मेथड्स है। इस इंडस्ट्रियल मेथड से इसको आप बना सकते हैं। तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल चेंज हो जाती है ऑटो ऑक्सीडेशन से, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन बना देती है। एक मेथड ये होता है। तो ये मेथड है बनाने के लिए। अब आओ देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल
प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसी होती है, ये एकदम कलरलेस जो है, कह सकते हैं कि ये प्योर स्टेट में जो होती है H2O2 ऑलमोस्ट कलरलेस होती है। कहेंगे इन प्योर स्टेट्स, इन प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस, या कह सकते हैं वेरी पेल ब्लू। जब इसको किसी ग्लास में आप रखते हैं, ठीक है, इसके रखने की भी तरीका होती है कि आगे पढ़ाएंगे कि इसमें रखा जाता है, तो ऐसा नीले कलर की इसकी से लगता है कि लेयर बहुत सारी उसमें होती है, तो इसका मतलब ये नीले कलर, ट्रांसपेरेंट जो होती है, कलरलेस ब्लू कलर दिखती है, ठीक है, लिक्विड होती है, आगे लिख सकते हैं लिक्विड होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी, ये कितने पे मेल्ट होती है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 272.2 272.4 केल्विन होती है, इतने पे ये मेल्ट होने लगेगी, ठीक है। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इसकी 42.3 केल्विन होती है। ये 272 मेल्टिंग पॉइंट होती है बच्चों, ये क्लियर कर लो, ये 423 होती है, इसका जो है ये होती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा जाती होती है। तो 423 केल्विन इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है और 272.4 जो है इस केल्विन पे मेल्ट हो जाती है। इसे कहते हैं कि अगर ये जो है मिक्सबुल होती है, कहाँ कहाँ, ये वाटर में घुल जाएगी, अल्कोहल में घुल जाती है, ठीक है, ईथर में घुल जाती है, तो कहेंगे इट इज मिक्सबुल इन वाटर, ठीक है, अल्कोहल, ईथर, ETC। ये जो है वाटर में, अल्कोहल में, ईथर में क्या हो जाती है, मिक्सबुल हो जाती है। और कहते हैं जब ये पानी से घुल मिलती हैं तो ये हाइड्रेटेड बना लेती है, ठीक है। जब ये पानी में घुलेगी, मिलेगी, तो ये पानी के साथ जुड़ जाएगी। तो पानी के साथ जब जुड़ती है तो जैसे H2O2 होता है, साथ में H2O, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है। जब ये कह रहा है इट इज़ मिक्सबुल इन वाटर, वाटर में घुलती है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेती है, पानी के साथ ये हाइड्रेटेड बना लेती है, ठीक है। तो एक पॉइंट कह सकते हैं कि ये पानी के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखते हैं के, अगर H2O2 के, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप सॉल्वेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वाटर का होती है, तो वाटर तो ये कम ही होगी, तो ये करीब करीब 70 होती है, 70.7 के आसपास होती है कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो सकती है। इसकी डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी ये दो तरीके से होगी, क्या क्या, ये डेंसिटी जो होगी ये लिक्विड भी होती है और सॉलिड में भी होती है H2O2। तो डेंसिटी किसकी, H2O2 की। अगर ये H2O2 लिक्विड में है या सॉलिड में है, तो सॉलिड और लिक्विड में थोड़ी थोड़ी फ़र्क होती है डेंसिटी। अगर सॉलिड में देखेंगे तो करीब करीब होती है 1.64 के आसपास, और ये होती है 1.44। अगर इसको देखेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है इसकी डेंसिटी। यानी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चीज़ है H2O2 की, बस जान लीजिए, कोई बहुत खास नहीं है कि एग्ज़ाम में आता है, चाहे नीट हो चाहे JEE मेंस हो, ठीक है, बशर्ते बस आपको थोड़ी नॉलेज के लिए होना चाहिए। आओ देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ। जैसे कहते हैं हाउ टू डिटरमाइंस, कैसे आप पता लगाएंगे द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो लिखिए हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ, हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, यानी H2O2 का कैसे कंसंट्रेशन पता लगाएंगे, इसके बारे में। तो
तो पहली बात तो ये पता हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जान दीजिए। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, कभी कभी ऐसा लिखा होता है, पहला मतलब चीज़ है 10 वॉल्यूम्स H2O2, ये ऐसे कभी कभी लिखा होता है 10 वॉल्यूम H2O2, ऐसे लिखा हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कहा जाए 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जो आगे ये वॉल्यूम 10 लिखा होता है, ये आपको बताना होगा कि आप जैसे मान लीजिए सिंपल चीज़ में, जैसे मान लीजिए आपने 1 ml लिया है, तो अगर 1 ml आपने H2O2 लिया है तो इसको तोड़ेंगे तो इससे क्या मिलेगा, तो इससे मिलेगा आपको H2O लिक्विड के फॉर्म में और साथ में O2 मिलेगा, यही तो मिलेगा अगर आपने इसे लिया है तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 10 ml या 1 ml, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 10 वॉल्यूम का मतलब है, तो आप ये कहेंगे कि अगर हम 1 ml लेते हैं या 10 ml लेते हैं तो 10 ml वॉल्यूम का मतलब होता है 10 वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन हमको मिलेगी, या ऐसे कह सकते हैं 10 ml वॉल्यूम्स H2O2 का मतलब है कि 1 ml H2O2 गिव्स 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कह सकते हैं। जितने में आप कहिए, ml में कहिए, कुछ भी कहिए, उसका मतलब ये जो वॉल्यूम यहाँ लिखा होगा 10 लिखा होगा तो इसका मतलब हमें 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगी। अगर यहाँ 20 लिखा होगा तो इसका मतलब 20 वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन मिलेगी, यही मतलब है। तो आप इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं 10 वॉल्यूम H2O2 मीन्स कह सकते हैं 1 ml H2O2 गिव 10 ml ऑक्सीजन, कब, एट STP, ऐसे कह सकते हैं। यानी सिंपल है, अगर आपसे कहा जाए, हमने कहा 10 ml 10 वॉल्यूम H2O2, तो आपने फ़ौरन कह दिया 10 वॉल्यूम O2, हमको 10 वॉल्यूम O2 मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए, हमने कहा 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हमें 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 1 वॉल्यूम H2O2, ऐसा कह सकते हैं, या 1 वॉल्यूम के बजाय तुम कह दो 1 लीटर H2O2, तो आप क्या बोलेंगे, तो कहेंगे हमको 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी एट STP पर। आपसे कह दिया जाए 1 ml H2O2, ये तो बता ही चुका हूँ, आपको ऐसे कह दें 1 ml H2O2 का मतलब क्या होगा, 10 ml हमको O2 मिलेगी एट STP पे। ये बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो वॉल्यूम लिखा होगा 20 वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, ये आपको समझना होगा कि जो वॉल्यूम लिखा होता है ये STP पे उतना वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन मिलता है। बच्चों यही समझना है। जैसे आपको लिखा हो 10 वॉल्यूम H2O2, तो हमने कह दिया कि 1 ml हमने H2O2 लिया तो उसमें हमें 10 ml O2 मिला STP पर। तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है, अगर हमने कहा कि 10 ml, इसका अगर हमने बात बोला कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा। तो वॉल्यूम का मतलब है एक तरह का आयतन है। आयतन को हम किस में लेते हैं, ml में, लीटर में, यही तो लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब 1 ml H2O2 हमको देगी 10 ml ऑक्सीजन एट STP पे। हमने ये भी कह दिया कि 10 वॉल्यूम H2O2 मतलब 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन। हमने कहा 1 लीटर H2O2 का मतलब, 10 का मतलब समझ सकते हो, तो अगर 1 लीटर H2 कहें तो 10 लीटर ऑक्सीजन। हम आपसे कहते हैं 1 ml का, इसका मतलब 10 ml। जब 10 वॉल्यूम का मतलब लिखा रहेगा तब, यहाँ 20 वॉल्यूम कर दें तब आप क्या कहेंगे, यहाँ लिख दें 20 वॉल्यूम H2O2, तो आपका ये हो जाएगा कि 1 ml H2O2 रखती है 20 ml ऑक्सीजन। यहाँ 30 कह दें तो कहेंगे 30 ml, कहेंगे 30 वॉल्यूम कह दें H2O2, तो 30 वॉल्यूम H2O2 कहना पड़ेगा कि 1 ml H2 रखती है 30 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये जो वॉल्यूम लिखी होती है ये ऑक्सीजन के लिए होती है,
यही आपको है, यानी ऑक्सीजन टूटेगी तो उससे होती है। तो ये बात मैंने मिटा दिया। जैसे मान लीजिए हम इसको बदल देते हैं बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब नहीं, जैसे आपसे हम कह दें 20 वॉल्यूम्स 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब क्या, हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, तो आपको यह कहना पड़ेगा कि 1 वॉल्यूम H2O2 हम इससे मिलता है 20 वॉल्यूम हम आपका ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं कि 1 ml H2O2 से हमको मिलेगा STP पे कितना, ये 20 बोला है ना, तो कहेंगे 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलेगा। जो वॉल्यूम लिखा होता है वो ऑक्सीजन के लिए लिखा होता है। वॉल्यूम का मतलब H2O2 टूटेगी उससे ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन कह सकते हैं। जैसे आपका आप बढ़ा दे, आपको कह दे 30 वॉल्यूम्स H2O2, तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब है सेम चीज़ें, फिर वही बोलेंगे कि 1 ml H2O2, हमने ml लिख दिया, तो आप क्या कहेंगे 1 ml H2O2 से हमसे मिलेगा 30 ml ऑफ O2 एट STP पे, या हम कह दे 1 लीटर H2O2 से, इसीलिए बोला हूँ 10 हमने चेंज कर दिया, 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम, तो 30 में क्या कहेंगे कि 1 लीटर से हमको H2O2 जो मिलेगा, यहाँ 30 लीटर ऑफ को मिलेगा आपका ऑक्सीजन एट STP पे, सब STP पे मिलेंगे। समझ लीजिए, वॉल्यूम हम ऑक्सीजन के लिए बोलते हैं, वॉल्यूम हम ऑक्सीजन के बोलते हैं बच्चों। आओ देते हैं NCERT में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। ये NCERT का प्रॉब्लम है 9.5, और ये NCERT में है तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वही जो भी आपको मैं समझाया था वही सेम है, यानी क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा है ऐसे करके 10 वॉल्यूम H2O2, यही लिखा है। तो ये तो आपको इसको कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ। मैं बताता हूँ क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो मैंने लिख दिया, हमने क्या बताया, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का मतलब क्या मतलब होगा कि 1 लीटर आप लिए हूँ, अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें 10 लीटर आपको ऑक्सीजन मिलता है। अभी मैंने आपको बता के आया कि जो वॉल्यूम बोलेगा, लीटर में बोलेंगे तो ऑक्सीजन 10 लीटर मिलेगा, ml में बोलेंगे तो 10 ml मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको किस में करना है। तो अगर लीटर मानते हैं तो आप कहेंगे लीटर में, इसको ml में भी चेंज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं इसको रिएक्शन से। तो आपने ये आपका रिएक्शन से H2O2 ये लिक्विड में है, इससे टूटेगा तो क्या बनेगा आपका H2O बनेगा और साथ में O2 बनेगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो आप क्या है, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो ये हो गया 16 दूना 32 2 34 और 34 गुणे 2 तो 2 × 34, तो यानी इसका मतलब आ गया 68 ग्राम। तो ये पूरा मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो अगर हम STP देखें कितना आएगा, तो एक मोल बराबर होता है, या एक STP होता है 22.4 लीटर। तो अगर हम देखेंगे लीटर में तो कहेंगे 22.4 लीटर, कब, एट STP पर। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हम 68 ग्राम H2O2 अगर हम लेते हैं तो उसमें हमको 1 मोल मीन्स 1 मोल हमें O2 बनता है, इसका मतलब 22.4 लीटर हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, उल्टा बोल दीजिए। क्या उल्टा बोलेंगे कि 22.4 लीटर हमको ऑक्सीजन मिलता है, ये कह सकते हैं कि लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, हमको बनता है या मिलता है, प्रोड्यूस कहाँ से, फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ H2O2 से, कह सकते हैं एट STP पर। ये बात आप बताइए, मैंने एकदम सिंपल बोल दिया कि 22.4 लीटर O2 मिलता है, इस प्रोड्यूस यानी बनता है या मिलता है, प्रोड्यूस फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ किससे, H2O2 एट STP पे। तो आप 10 लीटर में क्या होगा, तो कह दीजिए, कहेंगे 22.4 लीटर से हमको H2O2 जो है, या कह सकते हैं 22.4 लीटर से 68 ग्राम हमारा क्या होता है H2O2। तो 10 लीटर से कितना होगा, ये 22.4 लीटर ही है, 10 लीटर से कितना होगा, तो कहेंगे 68 बटे 22.4 × 10। तो इसको डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करने के बाद आएगा करीब करीब 30.36 ग्राम के आसपास। ये रहा ग्राम क्या हो जाएगा आपका H2O2। ये सिंपल तरीका है। हमको H2O2 निकालना है तो हमें लीटर, क्योंकि हमारे पास ये वॉल्यूम दिया है ना 10 वॉल्यूम, देखो ये 10 वॉल्यूम दिया है, तो हम ये क्या कहेंगे कि हमारा 1 लीटर में 10 लीटर ऑक्सीजन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि 64 ग्राम H2O2 से हमें STP कितना मिला 22.4, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अगर हम इसी को हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं, क्यों? अगर हम ग्राम पर लीटर कह दे तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रेंथ, तो कहेंगे देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यहाँ कह सकते हैं, यही ग्राम पर लीटर कह दीजिए, तो कहेंगे देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशंस, यही स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या बन जाएगा 30.36 ग्राम पर लीटर। ये रहा 1 लीटर में। 10 वॉल्यूम के लिए है, ध्यान दीजिएगा। 10 वॉल्यूम अगर आप H2 लेते हैं तो 30.36 ग्राम पर लीटर का स्ट्रेंथ हो जाएगा। ग्राम पर लीटर्स, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा ये। अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये 30.36 ग्राम पर लीटर, यानी GM/L, यानी ग्राम पर लीटर हो जाएगा। आओ देखते हैं बच्चों, एक चीज आपको और इससे एक्सप्लेन करते हैं। तो आते हैं वेट परसेंटेज क्या होता है, या परसेंटेज वेट क्या होता है। तो आओ देखते हैं वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज यानी इसको बोलते हैं W/W, ठीक है, वेट परसेंटेज। ये रहा W/W। और सिंपल बात बोलते हैं, अगर हमने 1 लीटर की बात किया था तो हमने उसको हम 1000 ml भी तो कह सकते हैं। हमने क्या कहा कि 1 लीटर H2O2 से जो आप ये कह सकते हैं कि 1 लीटर, अभी जो मैंने आपको बताया है क्या लिखा था, यह लिखा था 30.36 ग्राम पर ml। तो आप ये कह सकते हैं 1000 ml ऑफ 1 लीटर, या कहेंगे 1000, तो कहेंगे 1000 ml ऑफ H2O2 से हमको मिलता है 30.36 ग्राम। 1000 ml था, तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये 100 ml हो तब कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 1000 ml था तो हमको 30.36 ग्राम मिला था, और अगर हम इसको 100 ml कर देंगे तब कितना मिलेगा। तो भैया अगर आप खुद समझते हो, अभी ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को अगर हम ये कह दें कि जो वेट हमारा होगा कितना होगा 36.36%, तो देखो क्या हो जाएगा, एकदम बात सही है। क्या कहेंगे, कहेंगे 30.36%, तो क्या कहेंगे, कहेंगे 30.36 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट है 100 ml में, तो ये वेट परसेंटेज हो जाएगा। तो जो आपका आया है 30.36 ग्राम, इसी को आप वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये वेट परसेंटेज। आपसे पूछा जाए कि 30.36 का मतलब क्या है, तो ये तो कहेंगे कि 33.36 ग्राम H2O2 मिलता है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, जैसे बेस परसेंटेज हो गया। तो इसी को बोलते हैं वेट परसेंटेज। यानी W जो है ऊपर वाला है और नीचे वाला ये 100 है। अगर दोनों ग्राम में बोलो, दोनों ग्राम में बोल सकते हैं, ml बोलना है तो ml में बोल सकते हैं। W/W के वेट परसेंटेज। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि 100 वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, H2O2 ये कह सकते हैं, या R 3.036 इतना परसेंट, यानी W/W, ये को हम इसको मार्केट में कहते हैं इज नोन एज, इसका एक नाम होता है, इसे बोलते हैं परहाइड्रॉल्स। ये PERHYDROL, इसको बोलते हैं परहाइड्रॉल्स। ठीक पर है। अगर एक बात जो है, ये भी NCERT में लिखा होगा, 30% सॉल्यूशंस ऑफ H2O2 इज मार्केट, MAR मार्केट एज
100 ml या 100 वॉल्यूम H2O2 ये कह सकते हैं। अगर यहाँ 30% होगा तो समझ सकते हो कि वॉल्यूम हमारा 100 होगा, जो भी आपको वॉल्यूम बताया था 100 वाला। अगर ये 3% हो, 3% सॉल्यूशंस ऑफ H2O2 इज, जो मार्केट करेंगे, मार्केट में जो मार्केट एस, तब यहाँ पे 30% तो 10 वॉल्यूम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा ये, अगर आपका 3% है वॉल्यूम, ये मार्केट में जो है नाम से आती है 3%, तो 3% वाली अगर होगी तो वो उसमें क्या होगा, ध्यान सकते हो। उसका मतलब क्या है, अभी आपको बोला 10 वॉल्यूम H2O2 मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर में 10 लीटर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। 3% का मतलब क्या है, इसका मतलब है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स, नहीं, परसेंटेज का मतलब होगा 3%। तो क्या कहेंगे, कहेंगे 3 ग्राम आपका H2O2 इन 100 ml ऑफ किसमें, सॉल्यूशंस में। इसका मतलब क्या है, 30%, यानी 30% का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि 30 ग्राम H2O2 प्रेजेंटेड है 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। तो अगर 30% है तो 100 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मार्केटेड होगी, अगर 3% है तो उसको 10 वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दो बातें जो हैं आपको मार्केट में इस तरह की मिलेंगी। अब आती है कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया, और दूसरा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को नोट लो, अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को लिख कर सकते हैं। क्वेश्चन ये फार्मूला ये रहता है, जैसे आपसे कोई पूछे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी मिलिटी, आप ये लिख सकते हैं। या वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर, हमने इसको प्रूव नहीं किया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, तो इसका डबल करेंगे तो 11.2 हो जाएगा, इसका डबल 2 इंटू मोलरिटी, ये, और ऊपर वाले को नॉर्मेलिटी से आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी को हमने पढ़ाया था, मोलरिटी में आपको पढ़ाया हूँ, तो उसमें अगर वेट या कुछ और इस्तेमाल करता है, इक्विवेलेंट यूज करता है, तो आप यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को, तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं बच्चों, अब आगे इसका देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो H2O2 का स्ट्रक्चर आपको सबको पता है कि H2O2 दो फॉर्म में होती है, एक गैस में होती है और एक जो है आपका सॉलिड फेज में होती है, यानी सॉलिड होती है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में आप कहते हैं दोनों ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब ये आपका जैसे किताब होती है ना, ओपन बुक, ऐसे किताब है, ऐसे किताब मान लो पढ़ी है तो किताब ऐसे खोल देंगे। अरे जैसे बुक होती है ये मान लो हमारे पास NCERT किताब है, तो किताब को आपने खोल दिया तो ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ये, तो ऐसे बुक की तरह स्ट्रक्चर होती है, समझ सकते हैं ना। ऐसे ये नीचे वाला ये ऊपर है, तो ये नीचे पार्ट ये ऊपर पार्ट है, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। दोनों डायग्राम होते हैं, एक जो स्ट्रक्चर होती है गैस में, गैस फेज में होती है, और एक होती है सॉलिड फेज में। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डायहेड्रल एंगल डिफरेंस होती है, ठीक है। तो अगर किताब आप समझ सकते हैं तो किताब बना लीजिए, उस किताब ही का स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे किताब होती है उसकी तरह होती है। इस वाले एंगल को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। तो दोनों ओपन किताब की तरह होती है, दोनों के एंगल आप देख सकते हैं। इसमें होती है 1.6 एंगल
और ये होती है करीब 90 के आसपास, 90.2 के आसपास। तो डायहेड्रल एंगल जो होती है वो जैसे लगता है जस्ट परपेंडिकुलर है, और ये थोड़ा परपेंडिकुलर से ज़्यादा है। सबके एंगल होते हैं अलग अलग, अगर देखा जाए तो इसकी एंगल जो होती है सबके बॉन्ड। तो बच्चों ये H2O2 का स्ट्रक्चर्स है, गैस फेज में, सॉलिड फेज में, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आप जान लीजिए हैं कि कितना क्या होता है। डायहेड्रल एंगल जो होती है गैस वाली ज़्यादा होती है, ये एकदम जस्ट 90 डिग्री पे है, एकदम पूरा ऐसे रखा हुआ है। अगर इनके ऑक्सीजन और ये टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में एंगल देखेंगे तो 94.8 होती है, इसमें 101 पॉइंट, यानी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, ये कम होती है। इनकी जगह ऑक्सीजन के बीच में अगर लेंथ देखते हैं तो ये होती है 147.5, यानी 147, थोड़ी ज़्यादा होती है, ये होती है 145.8 पिकोमीटर्स। तो अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात तीर नहीं मार देंगे, बस ऐसे देख लीजिए। 95 पिकोमीटर्स होती है, 98 होती है। जो एक्चुअली सवाल आता है वो, जैसे सवाल आया था 2016 में नीट में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाएगी, तो उसमें ऑप्शन H2O2 भी था। तो H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कौन सी होती है, इंटर। उसमें एक ऑप्शन था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम्स होती है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आओ देखते हैं, ये गैस वाला है, ये सॉलिड है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ये दिखाता हूँ, जिसको मिटा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ देख लेते हैं, ये सवाल आया था, सवाल था आपका नीट 2016 में सवाल आया था, ये उस पर 2 बार एग्जाम हुआ था, नीट फेज फर्स्ट, नीट फेज सेकंड। तो ये रहा, तो ये H2O2 का डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखते हैं ऑक्सीजन से। तो जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, तो जब ये ऑक्सीजन है तो दूसरा वाला भी तो होगा, तो दूसरा वाला ये है, ये हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अगर आपको दूसरा स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसे मान लो ये है, ये वाला है, तो इससे फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। सेम चीजें हैं, अगर इसको देखते हैं, तो इससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अगर ये ऑक्सीजन है आपका, तो ये वाला इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी ये देखा गया कि अगर इसमें जो है, देखो कई सारे जुड़ गए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटर या इंट्रा, तो इसे बोलेंगे इंटर। तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट है, ये कौन सा है, ये सब H बॉन्डिंग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कहलाती है। H बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो कौन सा हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब अगर आपसे देखा जाए कि ये हमने पूरा एक H2O2 मॉलिक्यूल है, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, 4। तो आप कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। और जो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं, ये चारों हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग H2O2 के हाइड्रोजन से रहते हैं। देखो अगर ये इसमें 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो एक ऑक्सीजन आइटम 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, और दूसरा वाला ऑक्सीजन आइटम 2 अलग अलग हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर H2O2 में, अगर ये H2O2 का स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और दूसरा वाला ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसका मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और देखते हैं बच्चों अब इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट से नीट में आते हैं, तो आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो H2O2 जो है रिएक्शंस करती है एसिडिक मीडियम में
और साथ में एल्कलाइन मीडियम में, दोनों में ये तो कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कहेंगे, H2OT एक्ट एज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक या एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। यानी H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करेगी, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक, दोनों मीडियम में। पहला पॉइंट, हेडिंग नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। यानी मीडियम एसिडिक काम करेगी ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग का एक्शन, एक्शन का मतलब होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी, खुद का रिडक्शन होगा। यानी इसमें जो रिएक्शंस होगा H2O2 खुद का रिडक्शन होगा। तो आओ देखते हैं बच्चों पहला रिएक्शंस, ये सब एनसीईआरटी की है। पहला पॉइंट, अगर आप आयरन लेते हैं तो आयरन प्लस किसी के साथ, किसी साल्ट के साथ होगी तो हम इसको Fe+2 लिखते हैं इक्वस में। अगर हम मीडियम एसिडिक लेते हैं तो हमको कोई भी, चाहे HCl हो चाहे H2SO4 लेंगे तो हम H पॉजिटिव दिखाएंगे, जैसा एनसीईआरटी में दिखाया है, H पॉजिटिव है, और साथ में हमारा रहेगा H2O2। ये है इक्वस या लिक्विड के फेज में AQ लिखते हैं, AQ का मतलब होता है इक्वस। ये रहा। अब देखो होगा क्या, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की तरह काम करेगी तो इसका मतलब है दूसरे का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो आयरन किस में चेंज हो जाएगा, आयरन चेंज हो जाएगा आयरन +3 में, यानी इक्वस में, ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो आयरन +2 में चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज तो खुद रिड्यूस होना चाहिए, तो अपना किस में चेंज हो जाएगी, ये अपना हो जाएगी H2O में। अगर ये लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये चीज़ देख सकते हैं, तो कितना मोल बनेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 यहाँ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। जैसे ये 2H और 2H 4 और ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे इसका रिड्यूस हुआ है, H2O2 में सबको पता है कि ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये सबको पता है। कितना होता है, -1। तो अगर यहाँ पे इसका -1 हुआ है, तो अब जब H2O बनता है तो इसमें ऑक्सीजन का -2 होता है। तो इसको तो ऑक्सीडाइज की खुद कितना चली गई, -2 में, तो इसका मतलब क्या हो गया, खुद का रिडक्शन हो गया। तो यानी एसिडिक मीडियम में साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद का रिडक्शन हुआ है। अगला लेते हैं, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन है कि अगर आप लेते हैं PbS, लेड के सल्फाइड, तो ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, और साथ में मीडियम एसिडिक है, और H2O2 लेते हैं, और H2O2 इक्वस में है। तो जब लेड चेंज होगा, यानी Pb चेंज हो जाए, तो इसमें किस में जाएगी, PbSO4 में, और ये सॉलिड बन जाएगी, और साथ में ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा H2O लिक्विड में या इक्वस में। बैलेंस कर लो इसको, अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, बैलेंस करते हैं, और 4 इससे करते हैं, देखो हो जाएगा। एक लेड है, एक लेड है, एक सल्फेट है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 4, ठीक है, बैलेंस है। चेक करो इसको, यहाँ पे इसका +2 है, देखो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो अगर देखते हैं ये +2 है, तो यहाँ पे भी +2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर यहाँ -2 है, यहाँ कितना जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 निकल जाएगा, +6, यहाँ +6 है। तो यानी सल्फर -2 से +6 में गई है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडाइजिंग हुई है, ऑक्सीडाइज किया, खुद का रिडक्शन होना चाहिए। यहाँ पे -1 है तो यहाँ -2 हो गई, यानी एकदम सही है। ये 2 रिएक्शन एनसीईआरटी में है। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। आओ देखते हैं सेम तरीके से कि रिड्यूसिंग एक्शन होती है कि नहीं। तो आओ देखते हैं, दूसरा हेडिंग है रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो दूसरा होगा रिड्यूसिंग एक्शन किसमें, इन एसिडिक मीडियम में, क्योंकि दोनों काम करती है मीडियम। इनमें रिएक्शन देख लो, इनमें रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, क्या क्या दिया है, एसिडिक मीडियम, ये भी एसिडिक मीडियम था, ये भी एसिडिक। ये एसिडिक मीडियम में काम कर रही थी ऑक्सीडाइजिंग का,
अब यही H2O2 एसिडिक मीडियम में कैसा काम करेगी, रिड्यूसिंग की तरह। तो देखते हैं कौन कौन रिड्यूसिंग तरह काम करेगी। तो ये सवाल जो लिख रहा हूँ ये नीट में आ चुका है, नीट में नहीं मतलब AIPMT जब हुआ करता था। तो MN4 है, NCERT का ही सवाल है, 2MnO4 है, मीडियम आपका एसिडिक है तो एसिडिक ले लिया, और साथ में आपको H2O2 ले लेंगे, ये NCERT में दिया हुआ है। इसको चेंज करते हैं, ये Mn है तो यहाँ KMnO4 हो सकता है, अगर K को हटाएंगे तो Mn हो जाएगा। तो Mn किस में चेंज हो जाए, अगर ये अगर MN4 है तो Mn में चली गई, और साथ में ये हाइड्रोजन है यानी एसिडिक मीडियम से H है, ये ऑक्सीजन ले लेगी, तो साथ में क्या बन जाए, H2O ये बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑक्सीजन रिलीज करना चाहिए, इसकी पहचान है कैसे, अभी हम बताते हैं। बैलेंस कर लो इसको, ये 6 हो जाएगा, इसको ये 5 से कर दो, ये 2 से कर दो, ये 8 से कर दो, ठीक है, ये 5 से कर दो, चेक कर लो। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आ चुका, मैं इसको समझाता हूँ बच्चों, इसे करेक्ट कर लो। ये जो है एसिडिक होना चाहिए, ये जल्दी से जो लिख गया है, ये आपका एसिडिक मीडियम है, ACIDIC एसिडिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम, ये भी एसिडिक मीडियम था, लेकिन ये ऑक्सीडेशन की तरह काम कर, ऑक्सीडाइज हो रही दूसरे को, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही थी, अब दूसरे को रिड्यूस करना चाह रही, ये है। तो ये आपका एसिडिक मीडियम है। अब आपको देखो चेक करो, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आया था AIPMT में, रटी उटी मत समझिए। H2O2 एसिड में ही रहेगी तो ऑक्सीडाइज करेगी दूसरे को, H2O2 अगर एसिड में ही पड़ी है तो दूसरे को रिड्यूस करना चाहती है, ये रिएक्शन आपको याद करना है। तो देखो यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ कितना है +7, अगर इस टाइम अगर आप चेक करते हैं तो इसका है +7, ये यहाँ कितने चली गई +2 के अंदर, ये सही करना होगा, यहाँ +2 था, ये छूट गया है, Mn +2 है, इसको मैं बना देता हूँ, ये जो है छूट गया था हमसे, यहाँ पे +2 होगा, तो कहाँ हो गया +7 से कहाँ गए +2, क्या हुआ इसका रिडक्शन, सही बात है। H2O2 कैसा काम कर रही है, H2O2 इसको रिड्यूस कर रही है, रिड्यूसिंग तरह काम कर, रिड्यूस कर रही है। देखो खुद का ऑक्सीडाइज हो रही कि नहीं, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सबको पता है, लेकिन ऑक्सीजन में जब अपने फॉर्म में जाती है, न्यूट्रल फॉर्म में होती है, तब क्या हो जाता है 0। तो आप खुद सोचो -1 से किस में गई 0 में, तो इसका ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं, तो दूसरे को रिड्यूस किया और खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, यही तो होता है। तो वहाँ उन दोनों रिएक्शन में इसको ऑक्सीडाइज कर रही थी, अब की यहाँ मेटल को खुद जो है रिड्यूस कर रही है, अपने को ऑक्सीडाइज कर रही है। -1 से 0 में जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिड्यूसिंग एक्शन का मतलब दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडेशन करे। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद का रिडक्शन करे, ये मतलब होता है। तो ये NCERT में सवाल ये पूछा गया था, अगर यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकलती तो ऑक्सीडेशन नहीं होता इसका, यही इसकी पहचान थी। और दूसरा कुछ देखते हैं इसी में, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमने ये ले लिया, ये ले लेता हूँ, अगर HOCl है, अगर हम H2O2 लेते हैं, एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या हो जाता है। तो NCERT में ये भी दिया है, H3O पॉजिटिव बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है, ये ऑक्सीजन हो जाता है। और चेक करते हैं, देखो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन का -2 होगा, इसका +1 होगा, तो इसका कितना होगा, इसका पे यहाँ पे जो है +1 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या चाहिए निगेटिव में, तो +1 से किस में गई निगेटिव में, इसका मतलब क्या हो रहा है रिडक्शंस, और यहाँ पे -1 से किस में जा रही है 0 में, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यानी मीडियम आपका एसिडिक है, लेकिन HOCl में ये जो है इसको रिड्यूस कर देती है और खुद का ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। तो ये 2 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, और फिर आपको देखेंगे रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। समझ रहे हो ना, अभी हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम और रिड्यूसिंग एक्शन एसिडिक मीडियम। अब ये दोनों चल लेते हैं बेसिक मीडियम, तो इसको आगे चलते हैं बेसिक मीडियम में। तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन किसमें मीडियम, कैसी है आपकी बेसिक मीडियम, ये ना बेसिक मीडियम। अभी जो है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बेसिक मीडियम में देखते हैं। चलो ठीक है, अगर मान लो ये आपका आयरन है,
+2 है और आपने H2O2 लिया और मीडियम कैसा आपका बेसिक। तो अगर बेसिक मीडियम है तो आयरन को आपको जाना चाहिए, आयरन +2 इक्वस में, और यहाँ से ये टूट के बन जाएगा OH-2 इक्वस में। ये रहा, ये भी एनसीईआरटी का ही है। चेक करो H2O2 क्या हुआ, इसको तो ऑक्सीडाइज करा दिया यानी +3 में गई, यानी +2 से +3 में, एकदम बात सही है। लेकिन इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पे -1 है तो ऑक्सीजन अगर चेक करें तो OH माइनस में टूटी, लेकिन ऑक्सीजन में कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा -2 और H पे जो होगा इसका पॉजिटिव में। तो आप ध्यान दीजिए, दूसरे को क्या की ऑक्सीडाइज, खुद का क्या हो गया रिडक्शन, एकदम बात सही है। अगर आप इसी रिएक्शंस को फिर देखते हैं, अगर आप Mn लेते हैं +2 में, मैग्नीज लेते हैं और इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ, अगर हम H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये अगर Mn+4 में चली जाती है इक्वस में, ठीक है, और साथ में जो है 2OH- इक्वस में हो जाता है। तो क्या होगा, मैग्नीज जो है +4 में गई होगी और यहाँ पे -1 से -2 में गया होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका भी जो है ऑक्सीडेशन हुआ, खुद का जो है रिडक्शन मीडियम बेसिक है। अगला है लास्ट जो रिएक्शन का, वो है फोर्थ, और फोर्थ में है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग था तो आपकी क्या लेंगे, रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, मीडियम आपका बेसिक होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अब कह रहा हूँ इसको भी टिक कर लो, एग्जाम में आता रहता है। क्या है, आयोडीन को लीजिए I2, तो I2 हमेशा अगर अपने फॉर्म में है तो 0 होगा, गैस के फॉर्म में है। H2O2 लीजिए और साथ में बेसिक मीडियम ले लीजिए यानी OH-। तो जब इसको कहीं चेंज करेंगे तो आयोडीन, अगर क्योंकि आपका रिड्यूसिंग है तो आयोडीन को रिड्यूस करना होगा, 0 से किस में चलेगी, माइनस में, तो माइनस में कहेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑक्सीजन बनना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ऑक्सीडाइज होगी। ये रहा, तो क्या हो गया, क्योंकि आप 0 से माइनस में गए हैं तो इसका मतलब रिडक्शंस हुआ है, और यहाँ पे अगर -1 से आप 0 में गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका मतलब सही है। अगर आप देखते हैं MnO4- और MnO4- को अगर आप रिएक्शन कराते हैं H2O2 से, ये रहा, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इससे बन जाएगा MnO2, साथ में आपका बन जाएगा O2, निकलना तो बहुत ज़रूरी है, और आपका जो है H2O बन जाएगा। और बैलेंस करने के लिए ये चीज़ हो सकती है, इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। 3 है, 2 है, वाटर हो गया, खाली चेक करना होगा। ये देखो, अगर यहाँ पे +7 है तो +7 से +4 गई, यानी इसका रिड्यूस किया गया है। अब खुद अगर -1 में है तो 0 में जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, मीडियम आपका बेसिक था, इससे ये रिएक्शन था। ये पूछा जाता है कि H2O2 को हम कहाँ स्टोरेज करें, तो H2O2 को हम जो है वैक्स वाले बॉटल में यूज करेंगे, या जो है आपका ऐसे बॉटल हो, क्योंकि अगर हम किसी और के साथ रखते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होती है, रिएक्शंस होकर यानी टूटने लगती है। तो इसके लिए हम इसको जो है जो रखते हैं वैक्स लाइक गिलास में रखते हैं, या प्लास्टिक गिलास में रखी जाती है। तो कह सकते हैं H2O2 डिकम्पोज स्लोली, तो अगर ऑन एक्सपोज ऑफ लाइट, तो इसलिए कहाँ इसको स्टोरेज करते हैं, H2O2 को आप स्टोरेज करेंगे वैक्स लाइक गिलास होगी स्टोरेज, इसको जो स्टोर करोगे, ठीक है, तो इसको स्टोर करते हैं कैसा गिलास हो, वैक्स लाइक्स, वैक्स लिंक्ड गिलास हो, यानी वैक्स उस पर लगी हो, या फिर जो है वैक्स ना हो तो आप लीजिए कौन सी वाली गिलास, प्लास्टिक वाली। तो या फिर यह ना मिले तो आप प्लास्टिक गिलास में रख सकते हैं, प्लास्टिक वेसल्स कह सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो रिएक्शंस नहीं करेगी अगर वो उसमें रहेगी। किसी और में रखते हैं, अगर ज़रा सा लाइट पड़ेगी तो ये जो है टूट जाएगी, डिकम्पोज होने लगेगी। तो टूटेगी तो क्या होगा, H2O2 टूटेगी तो H2O लिक्विड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। इसका यूज कहाँ होता है, यूज में बहुत अच्छी यूज तो आप यही जानते हैं कि आजकल लोग अपना दाढ़ी बाल सब कुछ क्या करते हैं, कलर करते हैं।
तो जो उसमें केमिकल मिली होती है आप जानते हैं, तो उसमें H2O2 मिली होती है। तो H2O2 मिली होती है, तो अगर कोई यंग लड़का या लड़की है अगर अपने बाल को कलर करता है तो बहुत जल्दी और बुढ़ा हो जाता है, पूरी बाल उसके और पक जाती है। या तो कहते हैं कि H2O2 की परसेंटेज ज़्यादा होगी या फिर उसमें अमोनिया ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं ब्लीचिंग एक्शन में करते हैं, तो कहेंगे फॉर ब्लीचिंग्स। कौन सी ब्लीचिंग? हेयर ब्लीचिंग। तो आप कह सकते हैं फॉर, कहाँ यूज करते हैं? फॉर हेयर ब्लीचिंग्स। बाल को जो कलर करते हैं उसको ब्लीच करने में यूज की जाती है, तो इसमें कर सकते हैं ब्लीच में। या और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये थोड़ी बहुत जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं एंटीसेप्टिक होती है, एंटीसेप्टिक, यानी कहीं कट पिट जाए तो इसको आप लगा सकते हैं, तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। और किसकी तरह? डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, कहीं बहुत आप उसको पोछे पोछा लगा सकते हैं। तो माइल्ड जो है डिसइंफेक्टेंट। और काफ़ी ज़्यादा आजकल जो इस्तेमाल होती है वो आजकल पोल्यूशन कंट्रोल में यूज की जाती है। नाउ ये डेज पोल्यूशन कंट्रोल्स। और कौन सी पोल्यूशन कंट्रोल? जो सीवेज वाले होते हैं, तो इसको आप पोल्यूशन कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशंस, ठीक, किसमें यूज करते हैं? पोल्यूशंस कंट्रोल में। पोल्यूशंस कंट्रोल्स। और पोल्यूशन कंट्रोल कौन है? सीवेज वाले कंट्रोल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज कर जाते हैं। एक तरह का ग्रीन इन्वायरमेंट बनाना हो, ग्रीन केमिस्ट्री बनाना हो, तो इन सब में जो है पोल्यूशन कंट्रोल में आप H2O2 को यूज कर सकते हैं। बच्चों, तो मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए। इससे नीट या जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल आता है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन लिखा होता है, तो आपको उसमें बहुत मेहनत नहीं करना है। जैसे हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको पढ़िए, उस तरह के लॉजिक सवाल आते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।